हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर नंबर 1, करेंसी बैंकिंग और रोथस्चाइल्ड एम्पायर। रोथस्चाइल्ड एम्पायर को जानने से पहले करेंसी के आगमन और उसके पीछे छुपे काले सच को जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में सारी दुनिया में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज बार्टर सिस्टम पर आधारित था। बार्टर नंबर 2, जैसे नाई के पास बाल कटवाने के बदले गेहूं, लोहार से औजार बनवाने के बदले बाजरा या कुम्हार के बर्तनों के बदले मक्का। स्थानीय ट्रेड के रूप से इस सिस्टम में कोई खामी नहीं थी। बार्टर नंबर 3, इसलिए इंडिया जैसे देशों में यह सिस्टम अभी 15 से 20 साल पहले तक भी काफ़ी प्रचलित था, क्योंकि यहाँ लोग समूह में रहकर अपनी ज़रूरतों के सामान और सर्विसेज खुद या स्थानीय स्तर पर ही पैदा करते आए हैं। बार्टर नंबर 4, लेकिन बार्टर सिस्टम उन इलाकों में लोगों को काफ़ी असुविधाजनक लगने लगा जहाँ सामान और सर्विसेज के एक्सचेंज में भौतिक दूरियाँ काफ़ी मायने रखती थीं। इस समस्या के निराकरण के लिए दुनिया के कई इलाकों में सोने या चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं के सिक्कों का भी चलन शुरू हुआ। बार्टर नंबर 5, यूरोपीय देशों में लोगों के बढ़ते माइग्रेशन के कारण ट्रेड का स्वरूप भी तीव्र गति से बढ़ने लगा। इस वजह से सोने या चांदी की बहुत सारी मुद्रा को साथ रखना व्यापारियों के लिए एक तो असुविधाजनक कार्य था ही, दूसरा यह खतरे से खाली भी नहीं था। बार्टर नंबर 6, इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर जर्मनी में स्थानीय साहूकार ने एक स्कीम चलाई। वह व्यापारियों के पास रहने वाले सरप्लस सोने और चांदी के सिक्कों को अपने पास रख लेता और एक लिखित पर्ची उनको दे देता, जिसका मतलब होता था कि आपका इतना सोना चांदी मेरे पास है। बार्टर नंबर 7, आप जब भी वापस मांगेंगे मैं अपनी लिखी पर्ची पहचानकर आपके सिक्के आपको वापस कर दूंगा और बदले में मेरा कुछ कमीशन जो मैं ले लूँगा। इस तरीके से व्यापारी को भी अपने सोने चांदी के सुरक्षित होने की सुनिश्चितता हो जाती और साहूकार को भी कमीशन के जरिए कमाई हो जाती थी। बार्टर नंबर 8, देखते देखते व्यापारियों के साथ साथ आम लोग भी अपना सोना चांदी साहूकार के पास जमा करने लगे, क्योंकि साहूकार के पास उनकी मूल्यवान धातु सुरक्षित थी। जब भी किसी को कोई सामान खरीदना होता था तो वह साहूकार के पास पर्ची लेकर जाता और अपने सिक्के ले आता, फिर सामान खरीद लेता। बार्टर नंबर 9, जिस भी विक्रेता से वह सामान खरीदता था अब वह विक्रेता जाकर साहूकार के पास सिक्के जमा करा आता और पर्ची जारी करवा लाता। समय गुजरता गया, फिर अचानक साहूकार को महसूस हुआ कि उसके पास सोना चांदी तो बहुत जमा हो गया। बार्टर नंबर 10, लोगों को उसने बहुत सारी पर्चियाँ जारी कर दी, लेकिन कोई अपना सोना चांदी वापस लेने नहीं आता। जब उसने पता करवाया तो कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने देखा कि लोग अब कुछ खरीदने के लिए आपस में ही पर्चियों को एक्सचेंज करने लगे हैं। बार्टर नंबर 11, कुछ खरीदने के लिए लोग अब साहूकार से अपने सिक्के वापस लेने ही नहीं आते, बल्कि वह पर्ची सीधी व्यापारी को दे देते और व्यापारी भी किसी अन्य व्यापारी को दे देता और इस तरह वे पर्चियां आपस में ही सर्कुलेट होने लगीं। साहूकार को कमीशन का भारी नुकसान होने लगा, क्योंकि अब उसके पास रखे सोने चांदी के सिक्के कोई वापस लेने ही नहीं आता था। बार्टर नंबर 12, लेकिन इसी नुकसान में साहूकार को अथाह फायदा भी नजर आ गया। अब उसने जान लिया कि उसके पास रखा सोना चांदी लोग वापस लेने नहीं आएंगे। पहले उसको पर्ची छापने के लिए सोना चांदी बैकअप के रूप में चाहिए होता था, लेकिन लोगों द्वारा पर्चियों को आपस में ही अदला बदली शुरू कर देने के बाद तो वह मनमर्जी से पर्चियां छापकर लोगों को उधार दे सकता था। बार्टर नंबर 13, और ब्याज भी कमा सकता था। अब वह कागज का नोट छापता और उस पर लिख देता, मैं धारक को इतना सोना चांदी अदा करने का वचन देता हूँ। चूँकि वह जान चुका था
कि वास्तविकता में धारक कभी भी सोना चांदी लेने आएगा ही नहीं, इसलिए बैकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से शुरू हुआ था करेंसी का खेल और रोथस्चाइल्ड फैमिली के बैंकिंग साम्राज्य का सफ़र।